जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है दोस्त। यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है आप बड़ी आराम से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन शर्त ये होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैं कई बार आपको अपनी क्लासेस में बताता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको नंबर चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप ये सोच रहे हो कि हमारे नंबर कैसे बढ़े, तो एकमात्र तरीका मैंने बताया है और वो पूरा रामबाण इलाज है नंबर को बढ़ाने का, और वो है एकमात्र प्रैक्टिस करना। जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ने के बावजूद भी, नोट्स बार बार याद करने के बावजूद भी नंबर कम आ रहे हैं, आप दोस्त आज और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। गारंटी देता हूं एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे। 100% है ये, बिल्कुल समझ रहे हो बात को। अब बात आती है कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं दोस्त कि जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो उसके हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है, और उस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से सवाल बना है, किस तरीके से सवाल पूछा गया है और आप कितना परफेक्टली उसका आंसर दे रहे हो, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे यहाँ पे करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, ये कोई डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है भाई, तो आते हैं अपनी क्लास पर। सवाल नंबर 1 हिंदी का है, देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। सही संधि शब्द कौन सा है, तो कौन सा है ये पूछना चाह रहा है। तो बाणी प्लस औचित्य, मैं अगर आपसे कहता, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को जब जोड़ूंगा तो ये बनेगा बाणियो चित्ते। क्या बनेगा? बाणियो चित्ते, यानी कि आधा बनेगा बाणियों चित्ते। बाणियों चित्ते कैसे? देखो यहां से आप निकाल लोगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्त कि इस बाणी प्लस औचित्य में कौन सी संधि है, यानी कि आपका आंसर बनेगा बाणियों चित्ते। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कौन सी संधि है, अगर आप इसमें देखकर वृद्धि संधि लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो दोस्त? वृद्धि संधि लगा रहे हो, तो बिल्कुल गलत आंसर है। इसमें वृद्धि संधि नहीं है, बल्कि इसमें क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा यण संधि। क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा यण संधि, यण स्वर संधि, यण संधि बनेगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है भाई, क्या बनेगा? यण संधि बन जाएगा। अब कैसे बनेगा वो देखो। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर आपको दो चीजें देखने मिलेंगी। यहां पर आपको दो चीजें देखने मिलेंगी। बोले क्या क्या देखने मिलेंगी? देखो यहां से आप निकाल लोगे बड़ी वाली ई, और धन यहां से निकाल लोगे ओ। क्या निकालोगे दोस्त? यहां से निकालोगे ओ, तो क्या बनेगा बताओ? तो यहां से बनेगा यो। क्या बनेगा? यो बन जाएगा, और यो आएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको य व, है ना, य और वो के पहले आधा वर्ण मिल जाए, आधा वर्ण, आधा वर्ण, आधा वर्ण मिल जाए, ये वर्ण है, आधा वर्ण मिल जाए, तो आप समझ जाना कि इसमें पूरी की पूरी में क्या बनेगी? इसमें बनेगी यण संधि, यण संधि। ठीक है भाई, सोचने वाली बात कोई नहीं थी। अगर आपने दो मात्रा सोचकर यहां पर वृद्धि संधि लगाई है तो आप गलत हो, क्योंकि यहां पर यह के बाद आधा वर्ण आया है, और आधा वर्ण किसको दर्शाता है? यण संधि को। ये ट्रिक भी मान सकते हो, लेकिन यहां पर जो बनेगा सही वाला रूप वो ये बनेगा, ई, बड़ी ई प्लस ओ बराबर यो बन जाएगा, यानी कि बाणियों चित्ते हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कहा जा रहा है हमसे, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी, मैं कौन सा अलंकार है? मैं कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी। देखो यहां पर बेर आया एक बार, और एक बार यहां पर आया। तो एक शब्द की आवृत्ति जब बार बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर क्या होता है दोस्त? दोबारा सुनो, मैंने कहा कि जब एक ही सेम शब्द आया हो और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग हों, या दो से ज्यादा बार भी हो सकते हैं, अगर उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा वहां पर यमक अलंकार। कौन सा बनेगा? यमक अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है? जैसे यहां पर मैं इसको समझाई देता हूं पूरा। जैसे यहां पर बेर है, तो तीन बेर खाती थी, तो यहां पर बेर किसको दर्शा रहा है? यहां पर फल को दर्शा रहा है।
वो 3 बेर खाती थी, और यहां पर किसको दर्शा रहा है, तो आप यहां पर कहोगे ये बार यानी काउंटिंग को दर्शा रहा है। बार मतलब काउंटिंग को, कितनी बार खाया है, 3 बेर खाती थी लेकिन कितनी बार खाती थी, ऐसे बोलना चाह रहा है। तो अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। कैसे भाई, वर्णों की, जो वर्ण होते हैं वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की क्या होती है दोस्त, आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। यमक में आपको बता दिया मैंने कि जब एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, 2 बार भी आ सकता है, 2 से ज्यादा बार भी आ सकता है, तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। श्लेष में क्या होता है, श्लेष में होता है जब एक शब्द आया हो और उसके अर्थ कई सारे हों, यानी कि अलग अलग उसके अर्थ हो, एक शब्द के, एक शब्द आया हो, एक शब्द हो और अर्थ अलग अलग हो, यहां पर लिखे ना, अर्थ अलग अलग हो। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा, श्लेष अलंकार बन जाएगा। रूपक में क्या होगा, रूपक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो उपमेय और उपमान होते हैं, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है भाई, कौन सा हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है। क्या कहना चाह रहा है दोस्त, हमसे कह रहा है कि योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में कौन सा बनेगा, योगदान, तो योग के लिए दान। जब आप योग करते हो तो कुछ ना कुछ देते हो वहां पर अपने गुरुजी को, जो भी योग सिखाते हैं। तो योगदान मतलब योग के लिए दान, या इसको आप तोड़ोगे तो बनेगा योग प्लस दान, योग प्लस दान या योग के लिए दान। तो के लिए, का, की, के, जहां भी कारक विभक्ति आपको मिलती है तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। इसमें क्या आता है, कर्मधारय में के समान, के समान, के समान मिल जाएगा, के समान, या फिर है जो, है जो। जब आप उस शब्द को तोड़ोगे, उसकी समास विग्रह करोगे, तो वहां पर क्या आएगा, के समान या है जो। बहुब्री में क्या होता है, बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है भाई, कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और ये ज्यादातर देवी देवताओं को दर्शाता है, तो वहां पर बहुब्री समास होता है। अव्यय भाव में क्या होता है, मूल शब्द में, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द में यानी आदि में क्या होता है, यानी शुरुआत में उपसर्ग लगे हुए होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे अत्यधिक, जैसे अत्यधिक आ जाता है ना, प्रत्येक आ जाता है, इनमें सब में क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। या यथा संभव, इनमें सब में क्या, अव्ययभाव समास है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती यानी कि ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई भी जिससे किसी भी बात का, किसी भी चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसी का अर्थ बनेगा पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो यहां पर जैसे सबल का शोषण नहीं होता, तो यहां पर शोषण की बात थोड़ी ना हो रही है, यहां पर शोषण की बात थोड़ी ना हो रही है, जिससे कोई फर्क ना पड़े, जिसपे कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये बात कहना चाह रहा है, ये नहीं बनेगा। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, यहां पर मजबूत कमजोर की बात नहीं हुई है। हाँ, फिर कह रहा है दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता। दो धूर्त मतलब जो खराब व्यक्ति होते हैं, असभ्य व्यक्ति होते हैं, उनको धूर्त बोलते हैं। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर है। हड्डी मतलब जिद्दी टाइप के जो आदमी होते हैं या सनकी टाइप के जो आदमी होते हैं, उन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसी को बोलते हैं पत्थर को जोंक नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। कह रहा है निस्दिन
बरसत नैन हमारे, यानी कि किस दिन, कौन सा दिन ऐसा है जिसमें हमारे नैन यानी कि हमारी आंखें रो रही हैं या बरस रही हैं या आंसू आ रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो बताओ जिस दिन बरसे नैन हमारे, तो बीररस, या क्या इसमें उत्साह की बात हो रही है? नहीं हो रही भाई। बीररस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह हो जाता है, उत्साह। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भयानक में भय हो जाता है, भयानक में इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? भय हो जाता है, भय हो जाता है। वात्सल्य में क्या होता है? वात्सल्य हो जाता है। और श्रृंगार में क्या होगा? यानी निस दिन बरसे नैन हमारे, तो श्रृंगार रस की एक पहचान है, वो क्या है कि इसको दो भागों में बांटा गया। दो भागों में कैसे? एक को वो संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरे में क्या? वियोग, वियोग, वियोग। अब दोनों का अर्थ समझो। श्रृंगार में जो संयोग श्रृंगार है, इसमें नायक और नायिका के मिलने की बात होती है, और जब आदमी मिलता है तो क्या वो रोता है? क्या उसके आंसू बरसते हैं? नहीं बरसते। यानी कि जब वो वियोग होता है सॉरी, जब वो वियोग होता है, जब बिछड़ता है तो क्या होते हैं? उसके आंसू निकलते हैं। तो वो कह रहा है निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी जब नायक और नायिका बिछड़ रहे हैं तब वहां पर क्या हो रहा है? वियोग श्रृंगार हो रहा है। तो इसके अंदर श्रृंगार ही, लेकिन कौन सा वाला है? सेकंड वाला है। ठीक है भाई, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब इस श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं भाई? रस राज भी बोलते हैं। कभी कभी सवाल ये पूछ रहता है कि ऐसा कौन सा रस है जिसको रस राज कहते हैं? रस राज। श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? रस राज भी बोलते हैं, या रसों का राजा भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप बताओ शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? आप बताओ शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में देना, क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, इसमें हमसे कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कह रहा है चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द कौन सा बनेगा? चौकी का तत्सम शब्द कौन सा बनेगा? तो चौकी क्या क्या बनेगा? तो आप कहोगे चतुष्पदी का। चतुष्पदी का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुष्कोण नहीं होगा। चतुष्कोण जिसके ऐसा कोई एंगल जिसके चार कोण हो तो उसको चतुष्कोण बोलते हैं। चतुष्पद जो जो ऐसा कोई पद जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, चतुष्पद। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, चतुष्पदी का। यहां पर आप देखोगे तो चतुष्पदी का ये क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। क्या है भाई? ये एक तत्सम शब्द हो जाता है। जबकि चौकी जो है, चौकी, ये एक तत्भव शब्द हो जाता है। तत्भव शब्द हो जाता है। तत्भव जो होते हैं वो हिंदी वाले शब्द होते हैं। तत्भव जो होते हैं वो हिंदी वाले शब्द होते हैं, लेकिन जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। संस्कृत वाले, यानी कि उनको देखकर आपको से लगेगा कि वो संस्कृत में बोले जा रहे हैं, तो ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत वाले शब्द। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप बताओ जरा, इस जेठ होता है, जेठ का तत्सम क्या बनेगा? जेठ का तत्सम क्या बन जाएगा? बताओ भाई। और अगर मैं आपको लिख के बताऊं, मक्खी का क्या बनेगा? मक्खी का तत्सम बताओ क्या बनेगा? दोनों के तत्सम आप कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की किस प्रकार का शब्द, देखो ये आप देखोगे, खिड़की, पगड़ी, जूता, और क्या बोलते हैं, पेट, दाढ़ी, ये सब क्या है? ये सब के सब देशज शब्द है। तो खिड़की क्या है भैया? एक देशज शब्द हो जाता है। देशज शब्द होता है। संकर शब्द क्या होते हैं? जैसे पाठशाला, दो शब्दों से, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना कोई शब्द और उसी का अर्थ दे, उसको संकर शब्द बोलते हैं। देशी शब्द ऐसे होते हैं। विदेशी जैसे जापानी शब्द होते हैं, है ना। फ्रांसीसी होते हैं, फ्रांसीसी शब्द हो जाते हैं। पुर्तगाली हो जाते हैं, अंग्रेजी हो जाते हैं। ये सब के सब क्या है? विदेशी शब्द है। और तद्भव कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, तद्भव वो होते हैं जो हिंदी में होते हैं, वो तद्भव होते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे अध का विलोम शब्द है, अध का विलोम शब्द है, अध का विलोम शब्द क्या होगा, तो अध का जो विलोम होगा वो बनेगा ऊपरी, ऊपरी बन जाएगा। अध होता है क्या, अध होता है नीचा, ऊपरी मतलब ऊपर का। जैसे यहां पर आप देखोगे ये क्या है, रिक्त है, तो रिक्त का क्या बनेगा, रिक्त का मतलब पूर्ण बन जाएगा, रिक्त का पूर्ण बन जाएगा, रिक्त का पूर्ण बन जाएगा। समाप्त का क्या बनेगा, प्रारंभ बन जाएगा, प्रारंभ। समाप्त का विलोम क्या बनेगा, प्रारंभ बन जाएगा। पूर्ण का क्या पूर्ण होगा ये, पूर्ण, पूर्ण का क्या बनेगा, ये होगा पूर्ण, पूर्ण का बनेगा क्या, अपूर्ण बन जाएगा। पूर्ण का विलोम क्या बनेगा, अपूर्ण बन जाएगा। ठीक है भाई, क्या बनेगा, पूर्ण का अपूर्ण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अध का क्या बनेगा, ऊपरी बन जाएगा। अध मतलब नीचे और ऊपरी मतलब ऊपर का। क्या कह रहा है इसमें, सवाल में कहा जा रहा है हमसे धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर बताओ पहले किसको बोलते हैं, अगर आपको ये पता है धूसर किसको बोलते हैं तो आप आंसर लगा दो, देखो आपको आंसर मिलेगा। धूसर बोलते हैं गधे को, जो गधा होता है, गधा, इस गधे को बोलते हैं धूसर। और इस गधे के पर्यायवाची कई सारे हो जाते हैं, जैसे खर, खर क्या है, गधे का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे बेसर, बेसर मतलब बेअसर, जिसपे कोई असर ना पड़े, गधा तो गधा होता है तो बेअसर हो जाएगा। और इसको आप क्या बोलते हैं, धूसर बोल सकते हैं, खर, बेसर बोलते थे। और इसको बोलते हैं गर्दभ बोल सकते हैं, गर्दभ, गर्दभ इसको बोल सकते हैं। रासव बोल सकते हैं, रासव, रासव बोल सकते हो, ये भी गधे का पर्यायवाची हो जाता है, रासव। ये होता है चक्रीवान, एक चक्रीवान जो एक ही काम पे लगा दो उसके बार बार चक्कर काटता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, चक्रीबान, चक्रीबान हो सकता है। तो ये सब क्या है, और बेसर यहाँ पर है, ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो धूसर का क्या बनेगा, बेसर बन जाएगा। और बेसर क्या है, गधे का पर्यायवाची है, गधा बन जाए, खर, बेसर, गर्दभ, रासव और चक्रवान, ये सब उसके सब क्या है, बैसाख नंदन भी इसको बोलते हैं। एक और मुझे याद आ रहा है, बैसाख नंदन, बैसाख नंदन, बैसाख नंदन में क्या है भैया, गधे का पर्यायवाची बन जाता है। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है भाई इसमें, इसमें कह रहा है अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बता। ये भिन्नार्थ समवर्ती सूची क्या है, ये शब्द है, यानी भिन्नार्थक शब्द होते हैं, इनको बोलते हैं कि इनको अगर आप बोलोगे तो बोलने में एक जैसे लगते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन इनका सेम होता है लेकिन लिखने में अलग अलग होते हैं। बात समझ रहे हो, सवाल के अंदर कहा गया अंश और अंश। देखो ये वाला जो अंश होता है, इस वाले अंश को बोलते हैं हिस्सा, इस वाले अंश को बोलते हैं हिस्सा, इसको बोलते हैं हिस्सा, जबकि इस वाले अंश को बोलते हैं कंधा, कंधा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताओ कहां पर है अंश, अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कंधा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल में कह रहा है हमसे, अरे ये तो पूरे पे ही आ गया। सवाल में कह रहा है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है। देखो जब भी आपको वाक्य जानना हो तो आप हमेशा उसको लास्ट से जानो, यहां से जान पाओगे। तो खा चुका था, काम हो गया, खा चुका था, काम हो चुका है। और जब काम हो जाता है तो मेरे दोस्त वहां पर क्या बनता है, वहां पर पूर्ण भूतकाल बन जाता है। तो आसन्न भूत, जैसे आपको किसी वाक्य में क्या मिलेगा लास्ट में, रहा था, रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, रहे थे, ये आसन्न में भूल जाओ। आसन्न का मतलब जो काम अभी अभी हुआ है, जा रहे थे, जो काम जारी है उसको आसन्न भूत बोलते हैं। संदिग्ध में क्या होता है, संभावना होती है कि शायद वर्षा हो, शायद रमेश घर गया हो, ये सब मिलेगा संदिग्ध वाले में मिल जाएगा। और सामान्य भूत क्या होता है, जैसे राम बाजार गया, जैसे राम, राम कहीं कुछ भी लिख सकते हो, बाजार गया या कहीं भी गया, बाजार गया,
ये क्या है, एक सामान्य भूत बन जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, निम्न में कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है, कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है। ये कह रहा है कौन सा ऐसा है जो ब्राह्म चिन्ह नहीं होता है। आप अच्छे जानते हो भरत मुनि के अनुसार आप 20 ब्राह्म चिन्ह होते हैं, और उनके अनुसार आप देखोगे तो सब के सब जितने भी ब्राह्म चिन्ह हैं, अपने जितने भी ब्राह्म चिन्ह हैं, वो सब के सब अंग्रेजी से लिए हुए माने जाते हैं। किससे, अंग्रेजी से, वो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, और वो है पूर्ण विराम। ये कहते हैं ये पूर्ण विराम जो है ये अंग्रेजी का नहीं है, पूर्ण विराम को छोड़कर सब के सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। कभी कभी सवाल ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा चिन्ह है जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, तो वो क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा होता है, ऐसे करके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है इनमें कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो देखो आप निर्देशक, निर्देशक कैसा होता है, निर्देशक कैसा होता है दोस्त, तो निर्देशक जो होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से बड़ा होता है। जो योजक होता है वो छोटा होता है, यानी कि जिस तरीके से आप डैश लगा दोगे, डैश जो होता है वो योजक चिन्ह होता है, लेकिन योजक चिन्ह से जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशक, की चीज का निर्देश देना। लाघव जो होता है वो इस तरीके से जीरो बना हुआ होता है, लाघव होता है। उपदेशक, उपदेशक होता है उपदेश देने वाला, ये कोई चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और विवरण जो होता है वो इस तरीके से दो बिंदी होती हैं और ऐसे इस तरीके से, ये हमारा विवरण होता है। उपदेशक कौन होता है, उपदेश देने वाला, उपदेश, उपदेश देने वाला, देने वाला, तो उपदेश देने वाला उसको बोलते हैं उपदेशक। ठीक है भाई, तो ये कोई चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ये आपको बताना है ना। स्वतंत्रीय, देखो तंत्रीय में पहली बात तो ये कि आधा तय बनेगा, आधा त्रय बनेगा, तो इसमें पूरा है ये नहीं बनेगा, ये पूरा है ये भी नहीं होगा। यहां पर आप देखो यहाँ पर त्रय है ही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो कैसे लिखोगे, ये बनेगा आधा से, व, य, त अंक की बिंदी, और त्रय बनेगा आधा वाला ये के साथ, तो ये बनेगा स्वतंत्र, स्वतंत्रीय। ठीक है भाई, स्वतंत्र यानी ये विशेषण है, विशेषण है ये। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, इसमें कह रहा है हमसे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बताओ भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हो जाते हैं, 3 भेद। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, नंबर 1 हो जाता है व्यक्तिवाचक, एक हो जाता है व्यक्तिवाचक, ठीक है भाई। दूसरा हो जाता है जातिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा हो जाता है भाववाचक, भाववाचक ये हो जाता है। लेकिन एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक, कौन कौन से, एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, समूहवाचक, ये दोनों के दोनों जो संधि आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं जातिवाचक के अंतर्गत। जातिवाचक को तोड़कर ही उन्होंने क्या किया था, 2 और जोड़ दिए थे, जिसको द्रव्यवाचक, जिसमें पानी, दूध, रस, इस तरह की चीजें आती हैं, जैसे सोना, लोहा, जैसे मैं लिखूं यहां पर सोना, लोहा, लोहा, स्टील, ये सब की सब किस में आती है, ये द्रव्यवाचक में आती है, सबकी सब किस में आती है, द्रव्यवाचक में आती है। समूहवाचक में आप जानते हो, जैसे अंगूर का गुच्छा, कोई टीम है, कोई टुकड़ी है, भीड़ है, ये सब किस में आते हैं, समूहवाचक में आते हैं। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसका भाग है, तो जातिवाचक का भाग है। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं,
सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें हमसे कहा जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। करण कारक बहुवचन रूप, करण कारक बहुवचन रूप। तो ये है करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। बहुवचन में किन्हीं 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 किन्हीं, बहुवचन तो है लेकिन करण की बात कर रहा है वो करण। पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप कहोगे कारक होते हैं हमारे 8। कभी कभी सवाल आपसे बिल्कुल नॉर्मल पूछ लेगा और कहेगा जरा आप ये बताओ कि कारक की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन मिलेंगे 5, 6, 7 या फिर 8। आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण में पर ऊपर आते हैं, यानी सबकी विभक्ति होती है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कर्ता ने लिख देता हूं, चलो कर्ता ने, इसके साथ विभक्ति आती है ने। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, बस करण से, यहां पर आएगा से। अब मुझे बताओ, वो पूछ रहा है सर्वनाम का करण कारक, तो ये तो कारक है और करण कारक के साथ विभक्ति कौन सी है? से है। ये आंसर हो गया हमारा, खत्म बात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुवचन की बात करेगा तो किन्हीं, चारों ऑप्शन में जो किन्हीं है वो सबका सब बहुवचन है। हमें ढूंढना क्या था? से ढूंढना था। ये को, की, का, ये सब किस में आते हैं? ये संबंध में आते हैं। संबंध में का, की के आता है संबंध वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कारक कितने? 8 हो जाते हैं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा, देखो यहां पर ठठेरा है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ठठेरा है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जरा बताओ, ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? तो ठठेरा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है दोस्त? एक पुल्लिंग शब्द है। और ठठेरा का जब आप रूप परिवर्तन करोगे या लिंग परिवर्तन करोगे तो बनेगा ठठेरिन। क्या बनेगा? ठठेरिन। ठठेरिन, देखो ठठेरिन ही नहीं होगा, गलत, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठठेरिन बनेगा। ठठेरिन, ठठेरी, ठठारी नहीं। आपका आंसर यहां पर गया होगा ठठेरी, नहीं, ठठेरी नहीं होगा बल्कि ठठेरिन बनेगा। ठठेरिन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये पुल्लिंग था और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लिए। एक छंद में कितने चरण होते हैं? सवाल में कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं? आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा 4। 4 चरण होते हैं। कितने भाई? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। नॉर्मल सा सवाल था। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। जो सलाका एक सम्मान है और इसकी जो राशि है, जब ये पुरस्कृत किसी को किया जाता है तो उसको कितनी राशि मिलती है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो उसमें मिलती है भैया 5 लाख रुपए। कितनी मिलती है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिल जाते हैं सलाका सम्मान में। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान, इसमें कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए। अगले में क्या कह रहा है? परिवर्तन में उपसर्ग है। परिवर्तन में उपसर्ग है। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है वो ये पूछना चाह रहा है हमसे। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवर्तन में क्या बनेगा? परि प्लस बर्तन। ये बनेगा परि और प्लस बर्तन। वैसे तो बर्तन ऐसे लिखा जाता है सही मानो, ये होती है स्पेलिंग सही बर्तन की, लेकिन ये दूसरा बर्तन है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये बनेगा बर्तन। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बर्तन। बर्तन शुद्ध वर्तनी में ज्यादातर ये आता है। शुद्ध वर्तनी में आयोग जो मानता है वो इस वाले बर्तन को मानता है, पेट चिरासा वाले को, लेकिन हम इसको तोड़ रहे हैं, मूल शब्द निकालना है। तो उपसर्ग क्या होता है? मैंने आपको बताया था, उपसर्ग वो होता है जो एक मूल शब्द होता है और उस मूल शब्द के आगे जो लगता है उसी को क्या बोलते हैं?
उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उपसर्ग। बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूल शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है? बर्तन। बर्तन में क्या लगा हुआ है? परी लगा हुआ है। क्या बना हुआ है? परी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उपसर्ग क्या है? बर्तन में परी लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? देखो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब होता है शुरुआती या फिर प्रारंभ। प्रारंभ, आदि या प्रारंभ। तो ये कह रहा है कि हिंदी का जो प्रारंभ जननी है, सबसे पहले कौन सी बनी थी? तो आदि जननी बोलते हैं संस्कृत को। कैसे बोलते हैं? देखो, सबसे पहले आती है अपनी संस्कृत, शुरुआत में संस्कृत। संस्कृत के बाद आती है पाली। पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत। प्राकृत, और प्राकृत के बाद कौन सी आती है दोस्त? प्राकृत के बाद आती है, इसको मिटा लूं थोड़ा सा। प्राकृत के बाद आ जाती है भाई अपहट या अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आती है अवहट्ट। अवहट्ट, और अपहट्ट के बाद आती है हिंदी। हालांकि इसको और भी तोड़ा जा सकता है, जैसे संस्कृत को तोड़ सकते हो, पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। ऐसा बनेगा, या तो ये नॉर्मल तरीका है, ये तो नॉर्मल तरीका है। तो पहले इसकी आदि जननी यानी कि हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं। ओहो, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास में मजा आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वो सवाल करा रहा हूँ जो पिछले एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं। वही सवाल मैं उठा के यहाँ पर ले आ रहा हूँ। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत हल्के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ आसान कब लगती है? जब वो हमसे आती है। जब हमसे जो चीज़ नहीं आती तो वो हमें आसान कैसे लगेगी? वो तो कठिन ही लगेगी। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश नहीं पढ़ते होगे। आपको हिंदी का एग्जाम देके नौकरी लेनी है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हो तो इंग्लिश आपको भारी लगती होगी, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ता है उसको हिंदी भारी लगती होगी। तो जो चीज़ आपसे आती है ना दोस्त, तो वो हमें आसान लगती है। जो चीज़ हमें नहीं आती है तो वो हमें कठिन लगती है। तो आपको आती है तो आप ये मत सोचो कि मैं इजी चीज़ें करा रहा हूँ, आसान चीज़ें करा रहा हूँ, बल्कि आप ये सोचो कि आपको वो चीज़ें आती हैं इसलिए आपके लिए आसान है। ठीक है भाई, तो बात दिमाग में घुस गई होगी। तो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ाओ, वीडियो को शेयर वेयर करो, मज़े करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए जय हिंद, जय भारत।